Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss goods and services tax, that is GST. So इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के वेरियस एक्ट्स को डिस्कस कर लिया है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट कॉमर्स, PGT कॉमर्स और फॉर Delhi University examinations, then these courses and these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the above given number or you can download the Vishnu Economic School app. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद GST. तो अब यहाँ पे GST के डिस्कशन से पहले हम इसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली GST जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017 को. तो अब हम पहले देखेंगे कि इस टैक्स जो GST टैक्स है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, तो अब किस कैटेगरी में ये फॉल करता है, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे ताकि हम इसे आगे कंफ्यूज ना करें. तो अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं इंडिया में वो 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं. तो अब यहाँ पे फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो अब जो GST है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में फॉल करता है. तो पहले हम इनका डेफिनेशन देखते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्सेस किसको कहते हैं. तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं यहाँ पर जिनका इम्पैक्ट है और जिनका इम्पोजिशन है वो एक सिंगल इंडिविजुअल पर ही पड़ता है. मतलब वही सिंगल इंडिविजुअल जो है वो उस टैक्स को पे करेगा. वो जो बर्डन है उस टैक्स का वो शिफ्ट नहीं कर सकता किसी भी और दूसरे पर्सन के ऊपर. तो इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो एक सिंगल इंडिविजुअल पे पड़ता है और वो इंडिविजुअल जो है उस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता. तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं कि जिस पर्सन के ऊपर वो टैक्स लगाया गया है, जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है टैक्स, वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट एंड इम्पोजिशन एक सिंगल इंडिविजुअल पे ही पड़ता है और वही उस टैक्स को पे करता है और वही उसका बर्डन जो है उसको कैरी करता है. तो अब ये तो हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं कि यहाँ पे जो सिंगल पर्सन है उसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और वही उस टैक्स को पे कर रहा है. तो अब यहाँ पे जैसे ये जो सिंगल पर्सन है इसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया, तो अब ये जो पर्सन होगा वही पर्सन उस टैक्स को पे करेगा. और इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स. तो अब इनकम टैक्स को हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड करते हैं क्योंकि जो पर्सन अगर उसकी टैक्सेबल इनकम है, अगर वो कोई इनकम जो है अगर टैक्सेबल है और वही पर्सन उस इनकम को अर्न कर रहा है तो वही पर्सन उस टैक्स को, जो भी इनकम टैक्स होगा, उसको पे करेगा. तो इसीलिए जो पर्सन वो इनकम को अर्न कर रहा है उसी के ऊपर वो टैक्स का इम्पैक्ट भी पड़ेगा और उसी पर्सन के ऊपर वो टैक्स जो है वो इम्पोज भी किया जाएगा. वो जो इनकम को अर्न कर रहा है वो पर्सन जो है वो उस टैक्स को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता. उसका जो बर्डन होगा टैक्स का वो ये नहीं कह सकता कि कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे वो टैक्स जो है वो पे करेगा या फिर वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देगा किसी और पर्सन पे. तो ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के केसेस में नहीं होता. लेकिन अब यही इसका ऑपोजिट है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पे इनडायरेक्टली किसी पर्सन के ऊपर टैक्स इम्पोज हो रहा है. तो इसमें ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक्चुअली जो है उनका बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है. मतलब जिस पे इम्पोज हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसी पर उस टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो भी पड़े. तो इसीलिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट है टैक्स का वो शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर. तो अब यहाँ पे हम फीचर्स देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्यों इम्पोज किए जाते हैं, किन चीज़ों के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं और कौन उसका बर्डन जो है उसको बेयर करता है. तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के केस में लेविड ऑन सेल, परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर लेवी किए जाते हैं कि अगर सेल हो रही है तो उन पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, कोई परचेज हो रही है तो उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो उस केस में भी वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं सेल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड. तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट जो है और इंसिडेंस है उस टैक्स का, मतलब जो पर्सन उस टैक्स को पे करेगा वो पर्सन जो है उस टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो शिफ्ट कर सकता है, उसका इंसिडेंस जो है वो शिफ्ट कर सकता है किसी और दूसरे पर्सन के ऊपर. लेट्स से यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है लेट्स से और उसने कोई
गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए लेट्स से, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो ऑलरेडी एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको पे कर चुका है उसको मैन्युफैक्चर करने के बदले में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। उनके नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वो एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, एक लेट्स से ये मैन है और इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेट्स से क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करता है। तो अब उन क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर करते टाइम वो कुछ टैक्सेस जो है वो पे कर चुका है। मतलब उसने जो भी कॉस्ट लगाई क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करने में उसमें प्लस टैक्सेस वो पे कर चुका है। तो अब ये मैन्युफैक्चर जो है जब वो अल्टीमेटली जो उसने स्पेंड की है मनी उन गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में, उस पर जो उसने टैक्स पे किया है वो अल्टीमेटली उसको जब वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा उस टाइम पर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट होगी उसमें वो टैक्स को ऐड कर देगा। लेट्स से अगर पर यूनिट जो है उसने अगर कोई टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है कि मान लेते हैं ये पर्टिकुलर आइटम है, यहाँ पर इसके ऊपर इसने 5% टैक्स जो है वो पे किया था इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अब ये पर्सन क्या करेगा, जब ये पर्सन मैन्युफैक्चरर जो है जब वो इस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए जाएगा मार्केट में, तो वो अब इसकी जो कॉस्ट होगी जो ये बायर्स से चार्ज करेगा वो एक्चुअली वो कॉस्ट जो है वो प्लस ये 5% होगी, क्योंकि ये पर्सन जो है वो शिफ्ट कर रहा है अपना जो टैक्स बर्डन और इंसिडेंस है दूसरे पर्सन पे। तो अब ये जो टैक्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पे कर चुका था उन गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए या करते टाइम अगर वो कुछ टैक्सेस जो है वो पे कर चुका था उन गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो अब वो जो टैक्स उसने पे किया वो अल्टीमेटली वो बायर्स से चार्ज कर लेगा गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट में ऐड करके। तो अल्टीमेटली क्या किया इस मैन्युफैक्चरर ने, वो जो भी बर्डन था उसके ऊपर टैक्स का वो उसने बायर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका जो इम्पैक्ट और इंसिडेंस है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी शिफ्टेड। तो इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो पुअर पर्सन है और जो रिच पर्सन है दोनों से ही इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। अब रिग्रेसिव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्सन है और ये रिच पर्सन है और ये पर्सन जो है ये पुअर पर्सन है। तो अब इन दोनों को ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाय करना है। लेट्स से अगर कोई भी सेल फोन है लेट्स से, और उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस जो हैं वो पहले ही इम्पोज हो चुके हैं, उसके बाद उसकी जो कॉस्ट जो है वो डिसाइड हुई है। मतलब जो भी कॉस्ट थी पहले, जो भी मैन्युफैक्चर को कॉस्ट आई है प्लस उसमें टैक्सेस ऐड हुए हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो गए। तो अब अल्टीमेटली लेट्स से ये जो मोबाइल फ़ोन है वो 7,000 रुपीज़ का है। तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट इज़ सेल फोन। तो अब मान लेते हैं कि उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई होगी मैन्युफैक्चरर को, उस पर उसने कुछ टैक्स जो है वो पे किया होगा सेल फोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसने क्या किया होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वो क्योंकि अपना बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकता है, इसीलिए उसने वो जो टैक्सेस पे किए थे उसको उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि उसने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में टैक्सेस जो है वो ऐड कर दिए और वो अल्टीमेटली 7,000 रुपीज़ का वो जो सेल फोन था वो बन गया। तो अब मान लेते हैं कि ये एक रिच पर्सन है और ये एक पुअर पर्सन है, तो अब दोनों ही मार्केट में जाते हैं और वो ये सेल फोन को बाय करना चाहते हैं जो कि 7,000 रुपीज़ का है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ पे रिच पर्सन से जो है वो हम 7,000 प्लस जो टैक्स है वो चार्ज करेंगे और जो पुअर पर्सन है उसके लिए हम कंसेशन दे देंगे कि यहाँ पे टैक्स जो 7,000 है माइनस टैक्स कर देते हैं।
तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। दोनों ही पार्टीज़ को, चाहे वो एक रिच पर्सन है चाहे वो एक पुअर पर्सन है, दोनों को ही वो जो सेल फोन है वो 7,000 रुपीज़ में ही ऑफर किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो अब यहाँ पे इसी को हम रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो रिच हैं और पुअर हैं उन दोनों से डिफरेंट प्राइजेस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है इस केस में। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी कॉस्ट है या टैक्सेस उसमें इंक्लूसिव हैं उस प्राइस में, तो चाहे वो फिर रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो, दोनों को ही वो जो 7,000 रुपीज़ जो हैं वो पे करने पड़ेंगे उस सेल फोन के अगेंस्ट। तो इसीलिए हम इसको रिग्रेसिव कहते हैं कि अब मान लेते हैं रिच पर्सन की जो इनकम है वो ऑब्वियसली हाई होगी एज कंपेयर टू द पुअर पर्सन। तो इसीलिए इनकी इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनसे कितना प्राइस जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा पहले ही कि सेल फोन पे जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पे, या सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो अब इस केस में अगर ऐसा होता है कि इस पर्सन की, जो कि रिच पर्सन है, तो इसकी इनकम हाई होगी और ये पुअर पर्सन है तो इसकी इनकम लो होगी, तो इससे हम कम प्राइजेस जो हैं वो चार्ज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं कि यहाँ पर जो भी रिच है चाहे पुअर है, दोनों से ही यहाँ पे, चाहे उसकी इनकम ज़्यादा है चाहे एज़ कम्पेयर टू रिच पर्सन कम है, तो भी हम उनसे सेम प्राइजेस जो है वो चार्ज करेंगे उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। लेकिन इसका उल्टा होता है डायरेक्ट टैक्सेशन में, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। मतलब यहाँ पे हमने देखा इनकम टैक्स, मतलब आपकी अगर ज़्यादा इनकम है तो आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, टैक्स स्लैब्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग। तो इसीलिए अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कम है तो फिर हो सकता है या तो आप एग्जेम्प्ट हो जाएं टैक्सेस से, आप उस स्लैब में ही फॉल ना करें, या फिर आपको, अगर आप टैक्सेबल है भी आपकी इनकम, तो भी आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे अगर आपकी इनकम कम है तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सेस जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो रिग्रेसिव टैक्सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा कि अगर उसकी ज़्यादा इनकम है तो हम उसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उनसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सेम ही कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक्चुअली रिग्रेसिव होते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट का जो 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, एक्चुअली मोर देन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के लिए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही जनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक फीचर है कि यहाँ पे 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्सेस को चार्ज करके ही आता है। तो इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इकोनॉमी के लिए एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं, इनकम के लिए एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो यही यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अब आप समझ गए होंगे जो जीएसटी है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्यों है। तो इसीलिए यहाँ पर अब जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही फॉल करता है। तो अब हम कंसेप्ट देखते हैं कि जीएसटी का क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है जीएसटी का एक्चुअली। अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मतलब ये एक टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, या फिर दोनों पर भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर की पॉइंट है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी किया जाता है। एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों है कि इसके कंसेप्ट में ही ऐसा लिखा हुआ है कि जीएसटी जो है वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो एक्सेप्शंस में आते हैं जीएसटी के, कि उनके ऊपर जीएसटी जो है वो उनकी सप्लाई पे, अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ये जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो एक्चुअली आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी हैं, और अभी भी इन पर एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कोई टैक्स ही नहीं लगता, ऐसा नहीं है, बस ये आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है। तो इन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है। ये आपने सुना होगा कि जीएसटी एक्चुअली जो है वो इन सब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ऐसे उनको रिप्लेस कर चुका है।
लेकिन ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ही चार्ज की जाती है। इसीलिए इनको डेफिनेशन में ही एक्सेप्शंस में रखा गया है ताकि हम इसको कंफ्यूज ना करें कि जीएसटी तो इन सब टैक्सेस को जो है वो सबसम कर चुका है, तो उसके बाद हम इसको क्यों सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि अभी जीएसटी जो है वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को अपने परव्यू में नहीं लेता। इन पर अभी भी जो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी है वही चार्ज की जाती हैं। लेटर इन द ईयर्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनके ऊपर भी जीएसटी जो है वो चार्ज होने लगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ जीएसटी। जो भी सैलिएंट फीचर्स हैं जीएसटी के उनको हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 मेन फीचर्स हैं जीएसटी के, लेकिन इससे पहले जो जीएसटी है उसकी एप्लीकेबिलिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट फीचर है डुअल जीएसटी। अब इसका मतलब है कि इम्पोज कंकरेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट, कि मतलब जो सेंटर और स्टेट हैं वो दोनों ही लेवी करते हैं इस टैक्स को, इसीलिए इसको हम डुअल जीएसटी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट दोनों ही जो बॉडीज हैं वो इसको लेवी करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो अब इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम क्यों कह रहे हैं? टैक्स इज पेएबल इन द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। मतलब अब अगर ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर ही मान लेते हैं राजस्थान का कोई मैन्युफैक्चरर है जो वो गुड्स को भेज रहा है एमपी में, मतलब एमपी में कोई बायर है उन गुड्स का और यहाँ पे राजस्थान का वो मैन्युफैक्चरर है और वो अपने गुड्स को भेज रहा है एमपी में। तो अब वो जो गुड्स होंगे वो अल्टीमेटली एमपी में कंज्यूम हो रहे होंगे, तो इसीलिए हम इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। तो गुड्स भी यहाँ पे एमपी में ही टैक्सेबल होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टैक्सेस पेएबल इन द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड। तो अब राजस्थान में वो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए लेकिन वहाँ पे वो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, वहाँ से वो गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एमपी में, और अब एमपी में लेट्स से अगर वो कंज्यूम होने वाले हैं, अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए नहीं बाय किए गए हैं, तो इस केस में यहाँ पे वो गुड्स जो है वो एमपी में ही कंज्यूम किए जाएंगे और वो गुड्स यहीं पर एमपी में ही टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पे उन गुड्स की डेस्टिनेशन जो है वो एमपी बन गई और इसीलिए हम इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल इन द स्टेट वेयर द गुड्स आर एक्चुअली कंज्यूम्ड। तो इसीलिए हम इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जीएसटी के अंदर 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस में हमने इसको डिवाइड किया है। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि अगर इंडिया के अंदर ही यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि राजस्थान से गुड्स जो हैं वो एमपी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट जो है वो प्रोडक्ट्स को सेंड कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर वो जो गुड्स होंगे उनके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट, मतलब इंटरस्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है उन गुड्स के ऊपर, जो कि अल्टीमेटली 2 पार्ट्स में सेंटर को और स्टेट को ट्रांसफ़र होता है। बस इसका नाम डिफरेंट है, नेम अलग है, ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ पर अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा, बाकी उसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे स्टेट और सेंटर में ही डिवाइड किया जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे फीचर्स में ही डिस्कस कर लिया। क्योंकि ये डुअल जीएसटी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर एंड स्टेट हैं वो दोनों ही यहाँ पे कनकरेंटली इसको इम्पोज करते हैं, तो इसीलिए इसका जो बेनिफिट है होगा यहाँ पर आईजीएसटी का। नेम डिफरेंट है लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा वो इक्वली यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी इम्पोज किया हमने उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर उसके केस में यहाँ पर क्या होगा कि दो टैक्सेस, यहाँ पे हम CGST एंड SGST चार्ज करेंगे गुड्स के ऊपर। तो अब हमें पता है कि इंडिया में यूटीज़ भी हैं और स्टेट्स भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट GST को हम UT GST भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेट से ट्रांजैक्शन की जा रही है। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर राजस्थान के जो गुड्स हैं वो सिर्फ राजस्थान में ही जो है वो सप्लाई हो रहे हैं या उनकी सेलिंग हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो फिर उस केस में यहाँ पर वो जो गुड्स होंगे उनके ऊपर CGST और SGST को इम्पोज किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन अ स्टेट है, तो इसीलिए यहाँ पर CGST और SGST इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट होगी तो उस केस में फिर IGST इम्पोज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो वहाँ पर इम्पोज किया जाएगा गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर, जो भी वहाँ पर जिनकी भी सप्लाई हो रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि विद इन द स्टेट अगर ऐसा हो रहा है कि गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो फिर उस केस में अगर वो स्टेट राजस्थान है, मतलब नॉन यूटी स्टेट है, तो फिर उस केस में उस पर SGST लगेगा। लेकिन अब अगर इसी केस में वहाँ पे दमन एंड दीव होता तो फिर इसके केस में क्या होता कि यहाँ पे CGST एंड UT GST इम्पोज किया जाता। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस स्टेट अगर चेंज हो रहा है, अगर वो एक UT स्टेट है तो फिर उस केस में वहाँ पे UT GST लगेगा अलॉन्ग विथ CGST। लेकिन अगर वो एक स्टेट ही है, UT नहीं है, तो फिर उसके केस में राजस्थान जैसे है, तो इस केस में यहाँ पे CGST और SGST जो है वो इम्पोज किया जाएगा गुड्स के ऊपर। तो यही यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि IGST ऑन इंटर स्टेट एंड CGST and SGST और UT GST ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई होप आपको ये यहाँ पर समझ में आया होगा इन एग्जाम्पल से भी, और आप इसके कंसेप्ट एंड फीचर्स को भी समझ गए होंगे और इसका ओरिजिन भी समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बेनिफिट्स ऑफ GST को डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी डिफरेंट टैक्सेस यहाँ पे GST ने सबसम किए हैं अपने अंदर, उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।